नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में। और ये है हमारा 5वां एपिसोड, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं क्षितिज महाजन जी, जो हैं को फाउंडर कंप्लीट सर्कल के। तो चलिए आज उनसे निवेश के अलग अलग मंत्र जानते हैं कि जो हमारा मार्केट है वो फिलहाल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो इस मार्केट में जो नए निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए और उनको किस तरह से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। तो सर, स्वागत है आपका। और सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि निवेश हर किसी की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। ये बड़ा ही टची पॉइंट आपने चूज़ किया है आज की, निवेश कितनी अहमियत रखता है। और मैं एक चीज़ से बहुत बहुत खुश हूँ कि आप निवेश की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सेविंग की बात करते हैं। तो काफ़ी लोग हमारे साथ जो जो यंग, बिकॉज हमारी कंट्री जो है एक यंग इंडियन कंट्री है, ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन है। और ये यंग पॉपुलेशन जो है वो जब सेव करने की बात करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेविंग का मतलब आप सेव कर रहे हैं, जैसे आप एफडी में सेव कर रहे हैं या फिर आप सेविंग बैंक में सेव कर रहे हैं या आरडी कर रहे हैं। पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम निवेश करना बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि दिन ब दिन आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पैसे की वैल्यू को कम करता है। और जो सेविंग है वो इन्फ्लेशन जितना रिटर्न भी नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर सेविंग आप जो भी आप करते हैं आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स ब्रैकेट में आपको एडिशन करना पड़ता है। बट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं वो आपको पोस्ट टैक्स भी आपका इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न दे देता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो जो इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं, जैसे रियल एस्टेट हुआ या इक्विटी हुआ, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि हैंडसमली तरीके से इक्विटी ने और रियल एस्टेट ने आपको इन्फ्लेशन को बीट किया है। गोल्ड, हाँ, इन लाइन विद टू सम एक्सटेंट येस बीट किया है, पर ज़्यादा रिटर्न नहीं आया। पर गोल्ड भी ज़रूरी है एट द सेम टाइम। सो निवेश बहुत ज़रूरी है। और ये पॉपुलेशन जो हमारी स्पेंड थ्रिफ्ट पॉपुलेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खर्चा मत कीजिए, पर खर्चा करने से पहले जब आपकी सैलरी आए या कोई पॉकेट मनी आए या आप कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ व्यापार कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो पैसा बचे फिर उस पे से खर्चा कीजिए। सर, इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि हाल ही में हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने बात की थी पहली सैलरी की, कि लाइक हर किसी के लिए अपनी पहली सैलरी, पहली चीज़, एक्चुअली कोई भी पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत टची भी होती है। तो वो पहली सैलरी लोगों को कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स कि क्या करना चाहिए। मुझे अपनी पहली सैलरी याद आ गई, आपने ये प्रश्न पूछा तो, बिकॉज़ आपने मतलब बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग होती है जब आपको पहली बार सैलरी मिलती है, क्योंकि आपने हमेशा मम्मी पापा से पैसे लिए होते हैं। और जबकि मैं पार्ट टाइम इंजीनियरिंग में था, पार्ट टाइम असाइनमेंट्स लेता था कुछ, पर जो सैलरी पार्ट होती है, आपने 1 महीना काम किया है, आपकी सैलरी आई है, कम ज़्यादा की बात नहीं है, वो आपकी मेहनत की कमाई है पहली जो आई है। तो मैं जानता हूँ कि दैट पहली सैलरी आई है। मैं पहली सैलरी में तो ये बोलूँगा कि दैट आप एक टोकन मनी इन्वेस्टमेंट का ज़रूर डालिए, चाहे वो ₹500 हो, ₹1000 हो। बट पहली सैलरी मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग ले रहे हैं और जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो स्पेंड करें। पहली सैलरी तो ज़रूर स्पेंड करें। एक टोकन अमाउंट निकाल के उसके बाद अपने पेरेंट्स पे, अपने आप पे स्पेंड करें, क्योंकि ये आपकी पहली सैलरी है। बट सेकंड सैलरी ऑनवर्ड आप एक डिसिप्लिन अप्रोच से कम 20 से 25% जो भी आपकी सैलरी का पार्ट आ रहा है, आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि आई एम श्योर जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। सो पहली सैलरी प्लीज़ गो आउट, सेलिब्रेट विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड कुछ एक टोकन अमाउंट डाल दो। पर सेकंड सैलरी ऑनवर्ड आपका 20-25% ऐसे डिसिप्लिन वे में सिप के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। सर, एक सवाल ये कि जैसे यूथ है, उसने नई नई जॉब स्टार्ट की है। अब उस जॉब में ऐसा नहीं है, किसी की पहली सैलरी 50,000 ही होती है। तो मान लीजिए कि उसकी पहली सैलरी 20,000 है। अब वो लोग ज़्यादा कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि वो चाहते हैं निवेश करना, बट अब अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप उसमें से सेविंग्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट को, वो भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे जो पहली चीज़ आती है कि मैं कह रहा हूँ 20 भी नहीं, मान लीजिए किसी की सैलरी 15,000 है, 10,000 पकड़ लीजिए। आप 10,000 में से ₹1000 भी शुरुआत अगर करते हैं, हम 10,000 का एग्जांपल लेते हैं। आप समझ लीजिए आपकी सैलरी 10,000 नहीं है, 9,000 है। मान लीजिए अगर 10 की जगह 9 होती तो भी आप चलाते अपना अपना पूरा मंथली रूटीन चलाते। अगर आप अपनी फैमिली से भी उस समय थोड़ी हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प लीजिए, पर एक डिसिप्लिन ज़रूर बना लीजिए। मैं समझ सकता हूँ लाइफ़स्टाइल खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, वो इतना आसान नहीं है मैनेज करना। बट जहाँ से भी शुरुआत हो सकती है, शुरुआत कीजिए। आप माइक्रो सिप कर सकते हैं, ₹500 की सिप भी कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत इम्पॉर्टेंट है, एक इंटेंट इम्पॉर्टेंट है।
और सैलरी सारी उम्र 9-10 हज़ार तो नहीं रहने वाली। आपने जब भी सिप करा, आपने स्टेप अप सिप कर दिया, उसका मतलब है आपने बोला हर साल जब भी मेरा इंक्रीमेंट लगेगा 10% मैं अपनी सिप बढ़ाता जाऊँगा। भगवान करे ज़्यादा इंक्रीमेंट लगे, देश अच्छा करेगा तो आपका इंक्रीमेंट भी बेटर होगा, तो आप उसे स्टेप अप करते जाएंगे। तो सैलरी के अमाउंट पे मत फोकस कीजिए, इंटेंट पे फोकस कीजिए कि आप एक अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं। एक छोटा छोटा बूंद से सागर भर जाता है, और वो कहावत मतलब कहने के लिए नहीं है। मतलब आप देखिए 5,000 का कोई सिप करता है, मैं एक एग्जांपल तौर से कह रहा हूँ, जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, वो 5,000 से शुरू कर सकता है। वो 5,000 का सिप अगले 30 साल के लिए करता है, और अब 20-21 साल में शुरू करता है, 22-23 साल में शुरू करता है, और लेट्स से वो इंक्रीमेंट नहीं करता है, तो उस सिप को वो 30 साल चलाता है। अगर वो 12% भी कंपाउंड करता है तो 2.25 करोड़ की राशि बन जाती है। तो आप समझिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से प्ले करता है अगर आप सही तरीके से चलें। आपने पैसे कितने दिए? आपने पैसे दिए टोटल 18 लाख रुपए, और उसकी वैल्यू होगी 2.25 करोड़ रुपए। सो मैं इससे ज़्यादा वाक़ियात रखूँगा कि लोगों को ये बोलूँगा कि दैट आप इस समय मत सोचिए कि मैं इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा। आप समझिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट आप धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट टाइम इम्पॉर्टेंट है। द अर्ली यू स्टार्ट बेटर इट इज़ फॉर यू। ओके, ग्रेट। तो सर फिर म्यूचुअल फंड से ही शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो नए निवेशक हैं उनको किस तरह का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, मतलब क्या देख के म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए, और मार्केट के लिहाज से भी डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाना चाहते लोग, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो सेफ, थोड़ा उससे बेटर सेफ है अगर मैं मार्केट और उसको कंपेयर करूँ तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ऑल टाइम हाई के हिसाब से अब हम ये कैसे देखें कि इस वक्त जो निवेश करना चाह रहे हैं लोग वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में अगर वो चाहते हैं तो वो कौन से वाले फंड्स लें? सो मैं कुछ डेटा पॉइंट शेयर करूँगा आपसे और सब दर्शकों से यहाँ पे। अक्टूबर 2021 के आसपास 18,600 पे मार्केट था, अभी 18,700 के आसपास है। सो 1.5-2 साल में रिटर्न मार्केट का ऑलमोस्ट ज़ीरो है। पर उस समय जो ट्रेलिंग जो आपका पी था वो कोई लगभग आपका 26-27 के आसपास था, अभी वो 20 के आसपास है। भाई निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग तो आ ही रही है ना, अर्निंग आ रही है, तो पी का वैल्यू आपका जो है वो कम हो गया, जो एक थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट कंफर्टेबल जोन में है। सो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगा ये पीक ऑफ द मार्केट है, सिप बिल्कुल सही ज़रिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और उसके लिए भी आप क्या करें, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप निफ्टी फंड एक ज़रूर ले लें, आप इंडेक्स फंड ले लें। आप बोले मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इंडेक्स के हिसाब से चलता हूँ। हमने इनफैक्ट एक कॉन्टेस्ट अभी एक हमने जागरूक करने के लिए सभी यंग बच्चों के लिए हमने हर घर निफ्टी का एक कैंपेन लॉन्च किया, और उस कैंपेन में हमने क्लियरली डिफाइन किया कि दैट आपके पास एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं मार्केट में तो आप जो मार्केट ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है उसी में इन्वेस्ट कर दें। पहला आपको इंडेक्स जितना रिटर्न मिल जाएगा, थोड़ा बहुत उसका जो ट्रैकिंग एरर होता है उसको अगर माइनस कर दो। दूसरा, दीज आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट ऑल्सो जो प्रोडक्ट है आपका। तीसरा, आपको रोज़ रोज़ ये नहीं देखना है कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, आपकी आय थोड़ी बेटर हो गई है 6-8 महीने साल में, आप 1-2 फंड और ऐड करना चाहते हैं तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐड करें, जिसमें आप फोकस फंड ले सकते हैं या मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। और धीरे धीरे आप जब आपका मार्केट का रुझान समझ आने लग जाए थोड़ा बहुत, तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड, जब आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा हो, आप ऐड करें अपनी बास्केट में। अदरवाइज टू स्टार्ट विद इंडेक्स फंड, हर घर निफ्टी लेके जाएं, निफ्टी फंड लेके जाएं, निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करें। सेकेंड, उसके बाद फोकस फंड या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इंपॉर्टेंट ये है कि जर्नी कहीं से शुरू होनी चाहिए। सब मेरे से पूछते हैं इक्विटी मार्केट कितना रिस्की है, कितने रिस्की है। मैं कहता हूँ इक्विटी मार्केट में ना इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपके पास और कौन सा ऐसा व्हीकल है जो इतने कम वैल्यू पे आपको एक लॉन्ग टर्म गैप एसेट क्रिएट कर सकता है। रियल एस्टेट आपको बाय करना है, कहीं भी बाय करोगे, लेट्स से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आगे कहीं बाय करते हैं तो भी आपको 25-30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी लैंड बाय करने के लिए। यहाँ पे एक तो आपका फिजिकल एसेट नहीं है, आपका फाइनेंशियल एसेट है, दूसरा वो लिक्विड है। मैं नहीं चाहूँगा आप इसे निकाल लीजिए, पर ये लॉकिंग नहीं है, आप कभी भी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं। पर पैसे की वैल्यू तभी बढ़ती है जब इसे लॉन्ग टर्म रखते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो टाइम पे जो फोकस करता है उसका वेल्थ क्रिएट होता ही होता है। सो स्टार्ट विद अ निफ्टी इंडेक्स फंड, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी बास्केट इंक्रीज करें। बिल्कुल। तो सर कुछ फंड्स के नाम भी अगर आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को तो? देखिए इंडेक्स फंड हर एएमसी के लोग जो है ना, हर एएमसी की तरफ से ऑफरिंग होता है। आप मेरे यहाँ पे किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता सकता हूँ एसबीआई के पास निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 है, आईसीआईसीआई के पास निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 है। ऐसे हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास, एचडीएफसी के पास है। तो आप कोई भी फंड हाउस का डिपेंडिंग ऑन आपका जहाँ पे कंफर्ट है आप वो फंड ले सकते हैं।
एक्टिव में फोकस कैटेगरी में आपके पास SBI, कोटक, HDFC, तीनों के पास फोकस फंड है। एंड देन एक वैल्यू थीम फंड ओरिएंटेशन में भी आप डाल सकते हैं, जिसमें ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटी है, SBI का कॉन्ट्रा है, सो HDFC का कैपिटल बिल्डर है। तो 2-3 ये फंड्स एक मिक्स मैच में करके आप 2-3 फंड्स लेके अपना पोर्टफोलियो शुरू कर सकते हैं। और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़र्क कंपाउंडिंग का ही है। आप अगर 12% से भी ग्रो कर रहे हैं, मैं एक रिटर्न रेशो ले रहा हूँ, तो 6 साल में पैसा डबल होता है। यूनिवर्सल रूल जो है, थंब रूल जो, वो 72 ब्लिक आ रहा है, ये बताता है कितने साल में पैसा आपका डबल होगा। तो अगर 72/12 करते हैं तो आपका 6 साल में पैसा डबल, 12 में 4 गुना, 18 में 8 गुना, 24 में 16 गुना और 30 में 32 गुना। पर आप 10 साल बाद ही शुरू कर रहे हो तो 30 साल कभी आप देख ही नहीं पाओगे। तो वो 18 में जो आपका है 8 गुना वहीं तक पहुंच पाएगा। तो अर्ली यू स्टार्ट, जितने भी यंगस्टर से देख रहे हैं, यंग इंडिया है, बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस देश के लिए, दैट हमारा जो यूथ है वो कुछ करना चाहता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ चॉइस। जितने भी लोग ये देख रहे हैं कार्यक्रम में, ये बोलूँगा दैट वो ये देखें वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल छुपा हुआ है। आप जॉब के पीछे जाना चाहते हैं, प्लीज़ जॉब कीजिए, जॉब्स भी हैं। पर अगर जॉब नहीं भी है तो आप कुछ अपना भी कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया में आप देखिए, हमने अपनी नई कंपनी जब शुरू करी, हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज शुरू करी, हम 15-16 डिफरेंट टच पॉइंट के साथ जुड़े। एंड आप मानेंगे नहीं, मेरे ज़्यादा टच पॉइंट जो थे वो भारत के तरफ से थे, इंडिया की तरफ से नहीं थे। मतलब वो दिल्ली बॉम्बे नहीं था, उसमें कोई मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहा था, कोई मेरे साथ पटना के आगे कहीं से जुड़ रहा था, कोई मेरे साथ बूंदी से जुड़ा राजस्थान में, जहाँ से किसी से हमने वेबसाइट का काम कराया, किसी से हमने कंटेंट राइटिंग का काम कराया, किसी से हमने डिजिटल मार्केटिंग का काम कराया। सो यंग इंडिया में वो स्ट्रेंथ है आज की डेट में। पर यंग इंडिया अगर स्पेंड कर रहा है तो उससे पहले इन्वेस्ट भी करें। तो सर इसकी स्पेंड से हम वो करते हैं कि लाइक जो आप कह रहे हैं कि अब लोगों की स्पेंडिंग, ये मैंने भी पढ़ा है कि लोग स्पेंड शायद कोविड के बाद ज़्यादा करने लगे पहले के मुकाबले। पहले जहाँ लोग अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा कम स्पेंड कर रहे थे, लोगों को लगता था सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, और फिर जब कोविड आया तो लोगों का नज़रिया बदल गया। लोगों ने सोचा कि अब जब हम ही रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे तो स्पेंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि अगले 5 सालों में ये स्पेंड और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, या फिर इसमें दोबारा से वही सेविंग वाला कल्चर जो पहले था हमारे पास वही वापस आ पाएगा? एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, लाइफस्टाइल शिफ्ट, या मैं बोलूँ माइंडसेट शिफ्ट, विच इज़ अ राइट शिफ्ट ऑल्सो। इंडिया यूज टू सेव 20%, अभी वो 13-14% के आसपास सेव कर रहा है। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, वो 13-14 का 10 भी रह जाएगा तो आई एम नॉट वरिड, बिकॉज आपका जो GDP है आज जो 340 के आसपास है, 3.4 ट्रिलियन USD के आसपास है, वो अगले 7-8 साल में 10 ट्रिलियन हो जाएगा आपका। 7-8 में नहीं होगा, 9 में होगा, पर आई एम सेइंग हो जाएगा। 10 ट्रिलियन में अगर आप 10% भी सेव करेंगे ग्रेजुअली, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो सेव का कल्चर है, ये इन्वेस्ट का कल्चर है, कम हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी 1 ट्रिलियन हर साल आएगा इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए, जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएगा। येस, ट्रेंड हैज़ चेंज। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उसके लिए अब बेसिक चीज़ें करने का इतना मारामारी नहीं है। उनके लिए बड़ा क्लियर है दैट पेरेंट्स ने जो बेसिक चीज़ें प्लग कर दी हैं, एजुकेशन दे दी है, एंड ऑल दे हैव टू डू इज़ डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। पेरेंट्स अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, या फिर पेरेंट्स हैज़ नो एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वो भी वर्किंग हैं, 4 चीज़ें हैं। तो इट्स अ वेरी सेटल्ड जनरेशन, जो ये जनरेशन, जो यूथ इंडिया की बात करता हूँ मैं। पर उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ देखनी शुरू करी है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग रजे हुए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल किटी। मैं हमेशा 20-25% बोलता हूँ सैलरी की। कोई कहता है मेरा स्टूडेंट लोन चल रहा है, या मेरा कुछ कार लोन चल रहा है, या बाइक लोन चल रहा है, चलो आप 25 नहीं करो, आप 10 करो, शुरू करो कहीं से। सो आई एग्री विद यू, ये कल्चर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट हमारा स्पेंड का कल्चर बढ़ेगा। बट इन अ वे इट विल ब्रिंग अप द कर्व इन टर्म्स ऑफ योर इकॉनमी एंड अदर थिंग्स। अगर स्पेंडिंग होगा तो मनी सर्कुलेशन में, रोटेशन में ज़्यादा फास्ट आएगा। विद द न्यू टैक्स नॉर्म ऑल्सो, जो 7 लाख का हुआ है, हर किसी के हाथ में जिसकी सैलरी 7 लाख के आसपास है, उसके पास 40-45 हज़ार साल के एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो वो पैसा या इन्वेस्ट होगा, या बैंक में जाएगा, या स्पेंड होगा। तो इन अ वे पैसा रोटेशन में आता है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट अगर स्पेंडिंग कल्चर बढ़ भी रहा है, इट्स फॉर द गुड ओनली।
ओवरऑल इकोनॉमी। एंड जब हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, जो भी $2200 के आसपास है, ये जब 3000 हो जाएगा ना, तो बेसिक चीज़ों की नीड में पैसा इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज़्यादा बढ़ेगा, लाइक योर फोन, लाइक योर गोइंग आउट फॉर पार्टीज, लाइक ईटिंग आउट और ट्रैवलिंग, इन सब पे ज़्यादा बढ़ेगा। आप चले हो किसी भी एयरपोर्ट पे, नॉर्मल वेकेशन जब नहीं भी है, नॉर्मल डेज में भी इतना रश है, इतना रश जा रहा है, बिकॉज एक माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, यार लेट्स लिव, एंड विच इज़ ना राइट स्पिरिट ऑल्सो। अगर लोग कह रहे हैं मुझे 2 की जगह 3 BHK का घर चाहिए, तो ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है ना उससे, क्योंकि 1 वाला 2 में आ रहा है, पर आप 3 वाला ले रहे हो, 3 वाला 4 में जा रहा है, तो वो एक थॉट प्रोसेस चेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। और सर थॉट प्रोसेस से ये भी है कि जेन ज़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपने कहा कि स्पेंडिंग बढ़ रही है, ऐसी अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी, जो हमने उस पर न्यूज़ भी बनाई थी कि जेन ज़ी के पास जो पैसे हैं वो उन पैसों को स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आपने कहा वो 10% पे भी आ जाएंगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेन ज़ी के पास जो पैसे आ रहे हैं ना, वो उसको सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं। वो उनके जो सेविंग्स है ना इन्वेस्टमेंट है, तो उसको वो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्या उसको वो डील कैसे कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो? सो यू आस्क मी, मेरी जो पहले साल की सैलरी थी या 2 साल की थी, मैं भी कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया था, एंड आई गिव क्रेडिट टू दिस जनरेशन, बिकॉज ये ज़्यादा इवॉल्व जनरेशन है आपके, मतलब आप समझेंगे कि दैट आप और मैं किसी मॉल में गए, कुछ खरीदने गए, तो हमें कुछ चीज़ पसंद आई, हम ले लेंगे, बट दे आर सो स्मार्ट, दे विल लुक फॉर अ डील देयर, कि कहाँ डील मिल सकती है, आजियो में है या टाटा क्लिक पे है या कहाँ डील है। सो आई समटाइम पीपल डिस्काउंट दिस जनरेशन, दैट नहीं ये स्पेंड ट्रिप है, मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन है, इसको जब जब इन्वेस्ट करना होगा वो इन्वेस्ट भी कर लेगी। सो मेरा मैसेज यही है जेन ज़ी को, दैट आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर लिविंग योर लाइफ। एक तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। आई नो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल आज मार्केट में, बट आप ठीक से चलें। दूसरा, 11 करोड़ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए इंडिया में, जिसमें ज़्यादातर जेन ज़ी है। आप कह रहे हो ना इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है, तो मैं ये ना, मेरा मैसेज ये है इस जनरेशन को कि देयर इज़ नो शॉर्टकट पैसा बनाने का, और ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड है नहीं है कि आप किसी क्रिप्टो करेंसी में लगाएं और वो 10, 50, 100 गुना हो जाए। हो जाएगी एक, पर 5-6 ऐसी होंगी जो ज़ीरो भी हो जाएंगी, आप वहीं पे इवन आउट होके खड़े होंगे, तो आपका पैसा उतना बनेगा नहीं जितना, क्योंकि काफ़ी लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना मैंने पैसा बनाया, बट अगर इतना आसान होता है सब करना क्रिप्टो में या इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना, हर बंदा पैसा बनाना शुरू कर देता ना। हम सब भी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, हम भी सब डालते, छोड़ो यार, हम इक्विटी बाजार में डालते हैं, FNO करते हैं, क्रिप्टो में डालते हैं, पैसा बन जाएगा। और वही हुआ, वो 11 करोड़ जो थे, लकीली उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था तो डूबा ज़्यादा नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा, पर लॉसेज इतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इतना पैसा है ही नहीं है। दूसरा, एक चीज़ आपका 24/7 अटेंशन स्पैन ले रही है, क्रिप्टो एक्सचेंज 24/7 चल रही है, या FNO में लोग कहते हैं कि दैट फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओवरनाइट पैसा बन जाएगा। माई पॉइंट इज, एक बिजनेस है जिसने फैक्ट्री लगा रखी है, इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे हैं, वो 17, 18, 19% की अर्निंग ग्रोथ करता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 100% का रिटर्न हर साल दे देगा। बट अगर आपका 12% भी बन रहा है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया, और आपके पास समय है, तो भी आप वेल्दी बन जाएंगे। बट आपके पास समय नहीं है और आप 100% को चेज कर रहे हैं, आई हैव माई डाउट्स, मैंने किसी को ऐसा वेल्दी बनते नहीं देखा। सर एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद ये वाली माइंडेशन, मतलब उनको चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, एज यू सेड ऑलरेडी, कि उनके पेरेंट्स सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड है, इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं है शायद, तो वो सब कुछ फ्री माइंड है, सब चीज़ें आ रही हैं, उनका स्पेंड है, बिल्कुल अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्पेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे लिए भी चीज़ें बढ़ेंगी, हर इंसान के लिए, इनफैक्ट इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, बाहर से इन्वेस्टर्स को भी कंजम्पशन दिखेगी तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो उसी पर्पस से वो स्पेंड कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बट वो वही जो आपने कहा कि वो ओवरनाइट रिटर्न वाला जो एक सिनेरियो है, क्योंकि कोविड में लोगों ने शेयर मार्केट में भी ऐसा ही सोचा, कोविड में दिया भी शेयर मार्केट ने रिटर्न, बट ओवरनाइट ना सही, बट एक उस टाइम समय टेन्योर सबको के बीच लगा में कि दिया। उनको समझ आ गया इक्विटी मार्केट कैसी है, बट इक्विटी Exactly. मार्केट ऐसे नहीं बिहेव करती है। सो आप समय दीजिए इन्वेस्टमेंट्स को। मेरा फिर से एक मैसेज यही है कि आप समय दीजिए इन्वेस्टमेंट्स को, और आप शॉर्टकट में ढूंढिए, देयर इज नो शॉर्टकट। तो सर कंजम्पशन स्टोरी पे बात करते हैं कि जो हमारी कंजम्पशन स्टोरी है, अब स्पेंड बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और हमारे देश ने पॉपुलेशन के मामले में भी ऑलरेडी चाइना को क्रॉस कर दिया है। तो फिलहाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स, आपको क्या लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी को देख के, मतलब वो FIIs की इन्वेस्टमेंट भी वापस आई, हाँ धीरे धीरे रूल्स वगैरह जो सब हो रहे हैं उनसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो क्या हमें थोड़े टाइम बाद
अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, हालाँकि वो अब भी इतने हो गए हैं कि मैं इतनी ज़्यादा एफआईआईज़ का वो नहीं अब फ्लक्चुएट होता है मार्केट उनके पैसा निकालने से या वो करने से। क्या आने वाले टाइम में वो ज़रूरत और कम होने की उम्मीद है? सो मैं अपने काम के सिलसिले में मेरा ट्रैवल बहुत रहता है और आप अगर मानेंगे तो इंडिया की पासपोर्ट वैल्यू हैज़ गॉन अप इन लास्ट 5-6 ईयर्स। जहाँ पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, दे नो अबाउट इंडिया। इट इज़ जस्ट दैट अब कितना पैसा कैसे मूव हो। अभी जो रिसेंट उनका कमबैक हुआ है उससे पहले 50 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने सेल किए। एंड कभी इंडिया में सेलिंग होती थी मैक्सिमम, जैसे आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुई या 2020 मार्च में जब कोविड वेव 1 जब शुरू हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था ब्लैक बॉक्स में है क्या, व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस। सो 2008 में जब सेलिंग हुई आपकी कोई 67% के आसपास करेक्शन हुई मार्केट और अभी 37 हुई और तब इतना सेलिंग नहीं आया था। उस समय एफआई की होल्डिंग सबसे कम थी 16% के आसपास। इस बार 16.9 के आसपास होल्डिंग आई उनकी और तब भी 16-17% ही मार्केट गिरी। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट एफआई इंडिया छोड़ते जानते रहे, बट आपका डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है जैसे 12-13 हज़ार की अब से बुक हो गई है आपकी, ईपीएफओ को पैसा आता है आपका, एलआईसी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाकी बाय करते हैं। एक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, जब मार्केट गिरती है तो इक्विटी में एलोकेशन इंक्रीज करती है, 1.25 लाख की वो कैटेगरी है। तो लगभग 2.5-3 बिलियन तो आपका आता ही है। जिस महीने में 3 बिलियन से ऊपर सेलिंग होती है उस महीने आप नेगेटिव होते हो। सो इंडिया को लेके ये तो मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिया कि आज जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में आता है तो कैसे वो डेप्थ इंक्रीज करता है मार्केट की। बट अब दूसरा पर्सपेक्टिव इंडिया को लेके ग्लोबली बहुत पॉजिटिविटी है। आज इतनी बड़ी जो कंजम्पशन जो आप ही ने अभी बात करी को जब वर्ल्ड देखता है तो देखता है 150 करोड़ पीपल, लेट्स से 140 वो बोल रहे हैं, 150 करोड़ पीपल लगा लीजिए, विल व्हेन दे कंज्यूम एनीथिंग दे कंज्यूम इज गोइंग टू बी ह्यूज। आपने जियो का हम एग्जांपल ले रहे थे, हम 3 करोड़ लोग जियो पे फाइनल आईपीएल का देख रहे थे। वो दुनिया में ऐसा सोचा नहीं होगा किसी कि दैट यूरोपियन कप हो या वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल के इतने लोग कभी लाइव किसी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं, पर देखा लोगों ने। सो आई एम सेइंग इट्स अ रिकॉर्ड थिंग। सो मुझे लगता है हमें अपने पॉपुलेशन जो है उसको बेस्ट ऑफ यूज़ लाना चाहिए। एंड मैं फिर से एक मैसेज दूंगा दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ चॉइस, आपको कुछ अपना ही करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री लेने से अच्छा स्किल पे काम कीजिए, स्किल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ग्लोबली पीपल आर आइंग अस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे यूएस में 4 से 40% हुआ था 80s में इक्विटी पार्टिसिपेशन, हम अभी कोई 3% के आसपास हैं। अगर आप यूनिक डीमेट अकाउंट पूछे तो वो 7 करोड़ के आसपास है। तो मान लीजिए आपका 5% के आसपास, 5-5.5% के आसपास है। जैसे ही आपका 10-11% होगा, यू विल सी दैट लॉट ऑफ मनी इन्फ्लक्स होगा इंडिया के अंदर। सर बिल्कुल। सर मंदी को लेके जैसे कहीं-कहीं हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी यूएस में बैंकिंग क्राइसिस हुआ और उसके अलावा भी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो है। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, कहीं किसी इकोनॉमी में थोड़ा डाउन दिख रहा है, किसी की जीडीपी गिर रही है। उस लिहाज से इंडिया बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में है फिलहाल। तो क्या ये इस मंदी का असर धीरे-धीरे इंडिया पे भी दिखने लगेगा? नॉट रियली इन टर्म्स ऑफ, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। इंडियन मार्केट्स में, अब मैं कैप इक्विटी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता, एक्सेप्ट फॉर जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट है, जहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि दैट टू कुछ जगह सॉफ्टवेयर कंपनीज आर फेसिंग सम हीट, बट वो भी कुछ ऐसा कुछ मेजर नहीं है। जैसे अगर चैट जीपीटी अभी आया है तो अभी गूगल हैज़ गिवन वर्क टू टीसीएस को, जिसमें 40,000 एम्प्लॉयज़ लगाए हैं उन्होंने अपने, बिकॉज आपको डेटा फीड करना है एंड देन वो ऑटोमेशन में आएगा। मतलब अब चैट जीपीटी जैसा कॉन्सेप्ट अगर लेके आओगे तो इंडिया से बेटर वर्कफोर्स भी नहीं मिलेगी और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स भी नहीं मिलेगी। बट येस, बिजनेसेस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट कैपिटल मार्केट्स में आप देख सकते हो कि अगर वहाँ थोड़ा बहुत रिसेशन आया जो लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे देख सकते हो, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज वी आर लिंक्ड विद ऑल द मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हैविंग सेड दैट कुछ बहुत मेजर हो जाएगा, आई डोंट सी दैट। इनफैक्ट अपना साइकिल बहुत शॉर्टन है। जैसे आपको याद हो ग्रेट डिप्रेशन 8 साल तक चला था यूएस में, फिर कोई भी कमोडिटी साइकिल होता था या फिर कुछ साइकिल होता था, आपका ग्रोथ साइकिल या वैल्यू साइकिल, वो लंबा चलते थे। वो साइकिल जब शॉर्टन, जैसे हमारा अटेंशन स्पैन रील्स पे शॉर्टन हो गया ना, जैसे इंस्टाग्राम में हम रील्स ही 20-25 सेकंड पर देख नहीं पाते, तो इक्विटी मार्केट के साइकिल भी शॉर्टन हो गए। तो कुछ आएगा भी ना, तो जितना जल्दी आप सप्रेस करोगे उतनी फास्ट स्पीड से वो वापस भी जाएगा। एनी फॉल कैन बी सीन एज ए अपॉर्चुनिटी टू ऐड।
तो मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि आपने कुछ मिस जो किया था ना, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ऐड कर सकते हो। तो वो कहावत है ना, हर वक्त जिस वक्त का आपको इंतज़ार था वो वक्त आज ही है। तो अगर कोई मंदी जैसा अपॉर्चुनिटी आती भी है, देन दैट कैन बी सीन टू ऐड बाय इन्वेस्टर्स, लर्नड इन्वेस्टर्स, जहाँ पे उनको लगता है वैल्यू बन सकती है। इंडिया पर से आई डोंट सी 150 करोड़ लोग जब खाते पीते हैं तो कोई रिसेशन की बात होती है। एग्जैक्टली। तो सर एक फाइनल और लास्ट क्वेश्चन कि हमारे व्यूअर्स को आपकी एक वो एडवाइस जो वो हमेशा याद रखे इन्वेस्टिंग के वक्त। सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप सेव कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। 3 आप समझिए हिरन है और एक टाइगर है। पहला हिरन है सेविंग बैंक जो 3 से 4% इंटरेस्ट देता है। दूसरा हिरन है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट जो 6 से 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तीसरा है इक्विटी जो अगर इंडेक्स की भी रिटर्न देखोगे तो 10.5-11% है। निफ्टी की मैं बात करूँ, सेंसेक्स तो 13% है जब से इन्वेस्ट हुआ है कंपाउंडिंग। और एक टाइगर है पीछे, एक शेयर पीछे भाग रहा है जो आपका 6.5-7 की स्पीड पे भाग रहा है। अब जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो प्री टैक्स है, उस पर टैक्स लगता है क्योंकि आप सेविंग में कर रहे हैं या एफडी कर रहे हैं तो टैक्स लगता है। जो टाइगर है उस पर कोई टैक्स नहीं है, इन्फ्लेशन में कोई टैक्स नहीं है। तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो आपकी सेविंग को और डिपॉजिट को खा ही जाएगी, मतलब आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है आपको 6-7% रिटर्न मिल रहा है, पर आप सेव जब कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हैं, आपके पास ओवरऑल पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। बट इक्विटी या रियल एस्टेट 2 ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में भी हमेशा इन्फ्लेशन को हैंडसमली बीट किया है। तो आपको उस टाइगर से बचने के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए इक्विटी का में आना ही पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्की इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं है, रिस्की इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है। और मैं जब इक्विटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास समय नहीं है, आप नए इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के रूप लें। आप खुद स्टॉक्स में मत लगाएं कि आज मैं बोल गया या कल को कोई और एनालिस्ट आके कुछ बोल गया, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही तरीका है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ले लें। अपने आप स्टॉक्स करने तभी जब उनको समझ हो, जब उस दिन भर इसको देख सकें। देखिए, आप डॉक्टर हैं, आपका काम है डॉक्टर का, आप वो करें। आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर का काम करें। एक एनालिस्ट है, उसका काम करें। हमारा अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है कंप्लीट सर्कल का। हम भी उन्हीं इन्वेस्टर्स को लाते हैं जो उतना रिस्क एपेटाइट वाले हों, तो आप वो करें। तीसरा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे आप सोचेंगे आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाए, पर ज़्यादातर क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट टैंक कर जाती है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो लगाए थे पैसे, इससे तो मैं एफडी में रखता। तो आप वो जो 10-15% के नोशनल लॉस के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए जो अपसाइड है कि मार्केट जो है आज 100 पे चली थी सेंसेक्स, आज 62,000 63,000 के आसपास है। कितना टाइम बढ़ गई है। आपका निफ्टी जो है 1000 पे चला जा, आज 18,700 है। 18 टाइम निफ्टी बढ़ गया है। तो हमें ये देखना है कि यार हम कितने मल्टीपल टाइम से ग्रो कर सकते हैं। जो एफडी और सेविंग बैंक आपको ग्रो करा के दे, वो इक्विटी मार्केट ही करा के दे सकता है। सो बिना किसी डर के ये सोचिए कि जो अपसाइड है उसका डर होना चाहिए, मैं कैसे मिस कर जाऊंगा इसको। तो आपको इन्वेस्ट करना है और इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी चीज़ें समझाने के लिए। तो जैसा कि इस पूरे एपिसोड का जिस्ट ये है कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। स्पेंड हमारा बढ़ेगा क्योंकि जेनजी का जो ट्रेंड है वो स्पेंडिंग का ज़्यादा है और उससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ ही इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टिंग में टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्ट करें और छोटे से ही सही लेकिन शुरुआत ज़रूर करें। तो हमारे अगले एपिसोड का आप इंतज़ार करिए और आपका धन्यवाद इसमें बने रहने के लिए।